हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो सीटेट का पेपर है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन पूछा जाता है वो पूछा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उसके कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में अभी तक आ चुके हैं उन्हें वन लाइनर में बताएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं जो कि सीटेट का पेपर अगस्त में 20 अगस्त को होने वाला है। उसके लिए ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं किस अवस्था में बच्चे अपने सम्यक समूह के यानी कि किस अवस्था में बच्चे अपने सम्यक समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। सम्यक समूह का मतलब होता है कि जो बच्चे अपनी ही एज के बच्चों के साथ में उनके साथ रहना, उनके साथ चलना फिरना, घूमना, बातें करना, ये सभी चीज़ें उन्हें अपने ही समवयस्क समूह के बच्चों के साथ में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो ये काल होता है किशोरावस्था का, यानी जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं तो उन्हें अपनी ही हम उम्र के बच्चों के साथ रहना यानी कि उनके साथ में सक्रिय सदस्य के रूप में रहना शुरू कर देते हैं। उनके साथ रहना उन्हें पसंद होता है, क्योंकि एक प्रकार से गैंग एज बाल्यावस्था को भी कहा जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि बच्चे सक्रिय सदस्य नहीं बन पाते, यानी कि उनकी जो गैंग एज है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है। वो कभी भी उनकी लड़ाई दोस्ती कभी भी खत्म की जा सकती है। लेकिन किशोरावस्था एक ऐसा काल होता है जिसमें बालक अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। उनके साथ वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाली उनकी दोस्ती फ्रेंडशिप जो भी होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है। उसके बाद बात करते हैं शैशव काल की अवधि क्या होती है, यानी कि जो शैशवावस्था होती है उसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो शैशवावस्था का टाइम पीरियड होता है जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष का समय बालक का शैशवावस्था का समय होता है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता क्या चीज करती है, यानी ऐसी कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा बच्चे का विकास किस प्रकार से हो रहा है, बच्चा किसी भी चीज का अधिगम किस प्रकार से कर पा रहा है, ये चीजें शिक्षक को किन चीजों के जरिए पता चलती हैं। तो शिक्षार्थियों के भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, यानी कि जब एक अध्यापक अलग अलग प्रकार की शैलियों का यूज करता है और उनके द्वारा जब वो बच्चों को पढ़ाता है तो अध्यापक को भी पता चल जाता है कि बच्चे किस प्रकार से ज्यादा अच्छे से सीखेंगे और बच्चों के लिए भी जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो बहुत अच्छे से और प्रभावी बन जाती है। उसके बाद बात करते हैं विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, यानी कि विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि होती है उसका मापन किया जा सकता है, एक टाइम के बाद वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि का मतलब होता है जैसे किसी बालक का भार बढ़ रहा है, किसी बालक की जैसे हाइट बढ़ रही है, तो इन सभी चीज़ों को ये सभी चीज़ें निरंतर रूप से नहीं चलती हैं, एक प्रकार से ये चीज़ें रुक जाती हैं। लेकिन जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो बालक का निरंतर चलता रहता है, ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये जो थॉट है ये निरंतरता के सिद्धांत से लिया गया है, यानी कि जो विकास है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलता है। उसके बाद बात करते हैं बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों की गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान का क्रम दिखाई पड़ता है, यानी कि जो बालक के विकास का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो ये चीज बताता है कि जो बालक का विकास होता है वो एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है। उसमें ऐसा नहीं है जैसे कि एक बालक जब पैदा होता है तो सबसे पहले बालक सीखता है, तो सबसे पहले बालक ने बैठना सीखा, उसके बाद बालक खड़े होना सीखेगा, उसके बाद में बालक दौड़ना सीखेगा। यानी तो ये विकास का एक क्रम है जो कि एक निश्चित क्रम है और एक रूपता का क्रम है। ये बालक में जो प्रक्रिया चलनी है वो एक रूपता से इसी प्रकार से चलनी है। कोई भी बालक इस प्रकार से नहीं करेगा कि वो पहले दौड़ेगा फिर चलेगा फिर बैठेगा, ये सब चीजें नहीं होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक को विकास उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है, यानी कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो ये चीजें बताता है कि जो बालक का विकास है वो बालक की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप होता है, यानी कि बालक में जिस प्रकार के चेंजेस होते हैं उन्हीं के हिसाब से बालक का विकास होता है। तो वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत यानी जो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है वो ये चीज बताता है कि प्रत्येक बालक का जो विकास है उसमें हर प्रकार से डिफरेंसेस पाए जाते हैं, हर बालक में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, कोई भी बालक किसी भी प्रकार से एक समान प्रकार का नहीं हो सकता है, हर बालक में किसी न किसी जगह पर भिन्नता पाई जाती है। तो ये चीजें बताई जाती हैं वैयक्तिक भिन्नता के अंतर में। उसके बाद क्वेश्चन की बात करते हैं
बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? यानी कि बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो किन बालकों के लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो वो आवश्यक है प्राथमिक शिक्षक के विद्यालय के लिए, यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं उनके लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं बालक का समाजीकरण किस अवस्था से प्रारंभ हो जाता है? यानी कि एक बालक समाज में उसके वातावरण के हिसाब से कब अपने आप का समाजीकरण करने लगता है? तो वो करने लगता है बाल्यावस्था से, क्योंकि शैशवावस्था में बालक जो कि 0 से 2 वर्ष का टाइम पीरियड होता है उसमें बालक कोई भी नियम कायदे कानून, उसे समाज से कोई भी मतलब नहीं होता है, ना ही वो उनके नियम कायदे कानून को समझता है। तो इसलिए जो बालक का सामाजिक विकास है वो बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षक के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य क्या है? यानी ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसे समाजीकरण कहा जाता है? समाजीकरण क्या होता है? तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, यानी कि एक बालक जो कि समाज में रहता है, वहाँ के वातावरण, वहाँ की चीज़ें, वहाँ के जो नियम कायदे कानून हैं उन्हीं के अनुकूल खुद को कर लेना, उन्हीं के अनुसार खुद को ढाल लेना, ये सभी चीज़ें समाजीकरण कहलाती हैं। वहाँ के नियम कायदे कानूनों को जब बालक मानने लगता है तो उसे समाजीकरण कहा जाता है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार किस प्रकार की भूमिका निभाता है? एक बालक का जो समाजीकरण होता है परिवार उसमें प्रथम भूमिका निभाता है। जो बच्चे का समाजीकरण है वो सबसे पहले परिवार से स्टार्ट होता है। तो एक परिवार की किस प्रकार की भूमिका होती है समाजीकरण में? तो रोमांचकारी, यानी कि यहाँ पर बालक बहुत ही चीज़ों को खेल खेल के द्वारा, जो बालक है जो उसे प्यार से समझाकर जो चीज़ें समझाई जा सकती हैं वो सभी चीज़ें बालक को परिवार में रहकर समझाई जा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक वस्तुओं में विभेदीकरण का मतलब होता है अंतर करना, किन चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें हैं, किन चीज़ों में कम चीज़ें हैं, और उन्हें पहचानने लगता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें बालक चीज़ों के प्रति अंतर करना और उन्हें पहचानने लगता है? तो वो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड होता है 2 से 7 वर्ष तक। 2 से 7 वर्ष का जो बालक होगा वो चीज़ों का विभेदीकरण करने लगेगा और उन्हें पहचानने लगेगा। उसके बाद बात करते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? यानी कि जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? तो वो दी गई है कोहलबर्ग के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने चरण बताए हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेजेस बाय कोहलबर्ग, यानी कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी स्टेजेस बताई हैं? तो वो बताई हैं 3 स्टेजेस, और जो इनकी अवस्थाएं बताई हैं वो कितनी बताई हैं? तो वो बताई हैं 6, यानी कि इस प्रत्येक स्टेज के 2-2 पार्ट बताए हैं। उसके बाद बात करते हैं पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होता है? जीन पियाजे जी का मानना था कि जो बच्चों का चिंतन है, बच्चे जो चीज़ें सोचते हैं वो वयस्कों से यानी कि किशोर लोगों से अलग प्रकार से सीखते हैं। तो उनका चिंतन किस प्रकार से लोगों से भिन्न होता है? तो वो प्रकार एवं मात्रा में भिन्न होता है। यानी छोटे बच्चे जो भी चीज़ों का चिंतन करेंगे वो अपनी एज के हिसाब से और अपने हिसाब से जितनी भी चीज़ें वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके हिसाब से चिंतन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसका मूल कारण क्या है? तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, वो वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक विकास का मूल कारण है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया है वो वाइगोत्स्की के अनुसार जो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास है उसका मूल कारण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई भी 5 साल की लड़की एक शर्ट को तय कर रही है, यानी कि एक 5 साल की लड़की है जो कि एक शर्ट को तय करके रख रही है, यानी उसको फोल्ड करके रख रही है और अपने आप से बातें करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित यह व्यवहार किस संदर्भ में है? यानी एक 5 साल की लड़की है जो कि एक शर्ट को तय करते वक्त स्वयं से बातें कर रही है, खुद के मन में बड़बड़ा रही है, तो वह किस चीज़ में आएगा? तो जीन पियाजे ने इसे अहम केंद्रित भाषा कहा है। यानी जो जीन पियाजे जी हैं इन्होंने इसे अहम केंद्रित भाषा कहा है। यानी कि वो जो लड़की है वो इनर स्पीच कर रही है, यानी कि वो खुद से ही चीज़ें सीख रही है। वाइगोत्स्की ने भी इसे निजी वाक कहा है। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार जो ये चीज़ें हैं, वाइगोत्स्की ने इसे निजी भाषण कहा है। वाइगोत्स्की जी का मानना था कि इस प्रकार से अगर कोई बालक करता है, अपने मन में कोई भी चीज़ें बोल बोल कर कार्य करता है, तो वाइगोत्स्की ने इसे प्राइवेट स्पीच कहा है, यानी कि निजी भाषण कहा है। उसके बाद बात करते हैं सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। यानी एक सीता नाम की लड़की है जिसने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है
उसने इन सभी चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल को किस प्रकार से सीखा है। यानी सीता नाम की एक लड़की है जिसने कि दाल और चावल को हमेशा से हाथों से ही खाया है, मिक्स करके उसने हाथ से खाने में उसने ये चीज अपने स्कीमा में धारण कर ली है। तो उसने इस क्रिया को अपने व्यवहार में अनुकूलित कर लिया है। इस चीज को हम कह सकते हैं कि जो चीज उसने अपने स्कीमा में धारण कर ली है, उसके माइंड में जो कॉन्सेप्ट सेट हो गया है कि जब दाल चावल मिलेंगे तो उसे हम हाथों से ही खाएंगे, तो उसने इस चीज को अपने स्कीमा में डाल लिया है। यानी कि उसने इस चीज को अपने व्यवहार में अनुकूलित कर लिया है, अपने व्यवहार में इस चीज का समायोजन कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रचलित योजनाओं में जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि कोई भी चीज ऐसी हो जिसके बारे में हमें पहले से नॉलेज हो, उस चीज में हम उसी चीज को डेवलप करके उसी चीज में कुछ चेंजेस करके उसमें और चीजें ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हमें गाय के बारे में पता है कि उसमें 4 टांगे हैं, वो एक प्रकार की गाय होती है, लेकिन 4 टांगों वाले जब एक पशु को बालक और देखता है तो वो सोचता है ये भी गाय है क्या, तो उसने इस चीज को जैसे उसे अगली बार कुत्ता दिख गया तो वो डॉगी को लेकर ये चीजें सोचने लगता है कि जैसे कि ये है कि ये गाय है या कुछ और है। तो उसे इस चीज का पता चल गया कि गाय है, उसकी जो बोलने का तरीका है वो अलग है और जो डॉगी है उसके बोलने का तरीका अलग है। यानी कि उसने इस चीज को आत्मसातीकरण कर लिया है। उसे इस चीज में उसने नई जानकारी को एकत्र करके, जब भी हम किसी चीज को नई जानकारी को एकत्र करके उसमें और चीजें ऐड करके चीजों को अपने आत्मसातीकरण कर लेते हैं तो वो चीज आती है आत्मसातीकरण के तहत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से जैसे कि 14 वर्ष के सभी बालकों को, यानी कि जो 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। यानी आरटी एक्ट 2009 के तहत ये चीज मानी गई थी कि जो 6 से 14 वर्ष के बालक होंगे, जो भी समाज में रह रहे हों, उन सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। यह जो आरटी एक्ट 2009 है यह 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था। यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। यानी कि एक जो सामान्य बालक होता है, नॉर्मल चाइल्ड होता है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो वो होती है 90 से 109 तक। यानी कि 90 से 109 तक, 110 तक ऑप्शन आ सकता है, तो आप उसमें लगा सकते हैं कि ऐसा बालक सामान्य बालक की कैटेगरी में आएगा। कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। यानी संवेगात्मक बुद्धि से कौन सा कौशल संबंधित है, तो वो है सहानुभूति देना। सहानुभूति किसी को देना जो है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौशल है। उसके बाद बात करते हैं, 16 वर्षीय बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। यानी कि जो एक 16 वर्ष का बच्चा है जिसकी 75 अंक उसके आते हैं किसी भी चीज में, तो उसकी जो मानसिक आयु है वो कितनी होगी, तो वो होगी 12 वर्ष के बच्चे की तरह। यानी कि जो आईक्यू लेवल निकालने का एक सूत्र होता है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, उसके हिसाब से इसे निकाला जाता है। उसके बाद बात करते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। यानी कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो दिया गया है थॉर्नडाइक जी के द्वारा। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है। यानी कि प्रत्येक बालक हर बालक से भिन्न होता है, इसका सिद्धांत क्या बताता है, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक बालक का विकास और वृद्धि की गति एक समान नहीं होती है। यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है वो इस चीज को डिस्क्राइब करता है कि किसी भी बालक की कोई भी चीज, यानी चाहे वो ग्रोथ हो चाहे वो डेवलपमेंट हो, किसी भी बालक की कोई भी चीज एक समान नहीं हो सकती। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजन की आवश्यकता है। यानी कि जो राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अनुसार जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसमें किस प्रकार के नियोजन की आवश्यकता है, तो उसमें जो नियोजन की आवश्यकता है वो है अभिरुचियों के अनुरूप। यानी कि जब बालक की किसी भी चीज को पढ़ने में रुचि होगी तो बालक अधिगम ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। ऐसा फैक्ट 2005 के अधिनियम में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार
भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। यानी कि 2005 के अनुसार जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं उनको शिक्षा किस लैंग्वेज में देनी चाहिए, तो वो देनी चाहिए मातृभाषा में। यानी जो उनकी मातृभाषा हो, जो उनकी मदर टंग हो, उसमें उन्हें चीजें सिखाई जानी चाहिए। कला विषय को स्कूली शिक्षा से किस स्तर पर शामिल करने पर बल दिया जाता है। यानी कि जो आर्ट शिक्षण है, कला शिक्षण है, उसे किस स्तर से शामिल करने पर बल दिया जाता है, तो वो दिया जाता है सभी स्तरों पर, पूर्व प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण की रणनीति क्यों है। यानी कि एक बच्चों को जब ग्रुप में कार्य दिया जाता है तो वो एक शिक्षण की प्रभावी रणनीति क्यों है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो जो भी चीज़ें सीखते हैं वो परस्पर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके, एक दूसरे के साथ कार्य करके, एक दूसरे से चीज़ें समझकर सीखते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। उसके बाद बात करते हैं टेप रिकॉर्डर किस प्रकार की सहायक सामग्री है। जो टेप रिकॉर्डर है वो किस प्रकार की सहायक सामग्री है, तो वो है श्रव्य सहायक सामग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अधिगम क्या है। जो अधिगम है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास एवं अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव हो पाता है। शारीरिक परिवर्तन को अधिगम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। शिक्षा के द्वारा अधिगम प्रक्रियाओं को सुसंगत व्यक्ति विकास जैसे अपने व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो शॉर्ट शब्दों में समझेंगे कि जो अधिगम होता है वो होता क्या है। अधिगम का अर्थ होता है कि जो ग्रोथ होती है वो अधिगम के अनुरूप नहीं आती है, डेवलपमेंट होता है वो अधिगम में आता है। तो अधिगम का मतलब होता है जब भी कोई बालक किसी भी चीज को सीखता है और उसके अनुसार उसके व्यवहार में जो सकारात्मक परिवर्तन होता है, उन सकारात्मक परिवर्तनों का उसकी जो लाइफ है उसमें हो जाना और उनके द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाना, तो वो चीजें अधिगम कहलाती हैं। यानी एक बालक के व्यवहार में सकारात्मक और वांछनीय परिवर्तन हो जाना ही अधिगम कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। यानी अगर एक क्लासरूम में एक बच्चा फेल हो जाता है तो उसका तात्पर्य क्या है, तो बच्चे को अच्छा शिक्षण नहीं मिला है, इसीलिए बालक के फेल होने में व्यवस्था फेल हुई है, ना कि बच्चा। अगर क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक बच्चा फेल हो जाता है तो इसका अर्थ क्या है, तो बालक को ऐसी शिक्षण विधियां, ऐसे टीचिंग मेथड, ऐसी चीजें नहीं मिली कि जिसके द्वारा बालक अपना अधिगम सही से कर पाता। उसे वो माहौल नहीं मिला, उसे वो वातावरण नहीं मिला। तो इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जब एक बालक फेल होता है तो उसमें बालक की गलती ना होकर शिक्षण की गलती होती है। यानी कि एक प्रकार से प्रशासन की गलती होती है कि उन्होंने बालक को वो वातावरण, वो टीचिंग मेथड, वो चीजें यूज नहीं कर पाई, जिसके कारण शिक्षण व्यवस्था फेल हुई है। बच्चे कैसे सीखते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होकर सीखते हैं। यानी कि बच्चों को सीखने के लिए उनकी रुचि का होना, उस चीज को सीखने के लिए उनकी लगन का होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि इसके लिए एक उदाहरण बहुत दिया जाता है कि एक प्यासे को तालाब तक ले जाया तो जा सकता है, लेकिन उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता है, क्योंकि अगर उसकी रुचि होगी पानी पीने में तो ही वो पिएगा। जैसे एक घोड़े को अगर तालाब के पास ले जाया जाए तो उसे जाके वहां खड़ा तो किया जा सकता है, परंतु उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। वो मुंह डालेगा, नहीं पिएगा पानी। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि जो बच्चे हैं वो स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। अगर उनकी रुचि होगी तो ही वो सीखेंगे, अन्यथा वो नहीं सीखेंगे। उसके बाद बात करते हैं सोचना किस प्रकार की क्रिया है। तो सोचना एक उच्च मानसिक क्रिया है, यानी कि जो चिंतन है वो एक उच्च मानसिक क्रिया है। बच्चों की सोचने की प्रक्रिया का विकास किस क्रम में होता है, तो वो होता है निश्चित क्रम में। यानी कि जो बच्चे सीखते हैं, जो सोचते हैं, वो चीजें एक निश्चित क्रम में होकर सीखते हैं। किस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने का मतलब होता है जो चीजें उसके सामने नहीं होती हैं, बालक फिर भी उन चीजों का चिंतन करना, उन चीजों के बारे में इमेजिनेशन करना प्रारंभ कर देता है। ये किस अवस्था में करता है, तो वो करता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो चीजें होती हैं उसे वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। और मूर्त चिंतन किस अवस्था में करता है, वो करता है बाल्यावस्था में। जो चीजें उसके सामने होगी उनका वो तर्क करके पूछेगा। जैसे उसके सामने चंद्रमा है तो चंद्रमा के बारे में पूछेगा, उसके सामने कोई चीज रखी है, टेबल रखी है, बैग रखा है, डेस्क रखी है, जो भी चीजें रखी है, अगर मूर्त रूप से उसके सामने जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से रखी हैं और उनके बारे में वो जो तार्किक चिंतन करता है, वो आता है बाल्यावस्था में।
तो ये थी हमारी सीडीपी और पेडागोजी की इंपॉर्टेंट क्लास। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपनी कमेंट बॉक्स में ये राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगती है। उनमें अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ में बाय मिस्टेक कोई गलती हो जाती है तो आप उसे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। कोशिश किया गया है आपको बेटर और बहुत अच्छा और बिल्कुल सही कंटेंट देने की कोशिश की गई है। तो कैसा लगा आपको ये क्लास ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।